नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2027 के अप्रैल से इंडियन एयरफोर्स को नए सुखोई 30 फाइटर जेट देना शुरू करेगा। ये डिलीवरी 13,500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट वाली है, जो 12 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय के साथ साइन हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 12 सुखोई 30 मार्क आई जेट्स दिए जाएंगे, जो 6.6% इंडिजिनस कंटेंट के साथ होगा। ये एयरक्राफ्ट एचएल के नासिक फैसिलिटी में बनाए जाएंगे, जहां पे पहले मिग और सुखोई जेट्स बनाए जा चुके हैं। इससे इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उनके ऑपरेशनल स्क्वाड्रन का नंबर कम हो रहा है। ये जेट्स उन जेट को रिप्लेस करेगा जो एक्सीडेंट या पुरानी होने की वजह से डिकमीशन हो गया है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने टेडबीएफ के डेवलपमेंट शेड्यूल को दोबारा से एडजस्ट किया है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से अप्रूवल में डिले हो गया था। टेडबीएफ को एक 5th जनरेशन माइनस फाइटर जेट के रूप में डिजाइन किया गया है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल को पास करने के बाद एडीए ने टेडबीएफ के लिए एक नया टाइमलाइन का अनाउंसमेंट किया है। पहले टेडबीएफ का पहला फ्लाइट 2026 में होना था, लेकिन अप्रूवल के डिले के बाद अब यह फ्लाइट 2029 तक हो सकता है। लेकिन इस जेट का इंडियन नेवी के फ्लीट में इंडक्शन 2036 में होगा। एडीए ने डिसाइड किया है कि टेडबीएफ का फ्लाइट ट्रायल्स एएमसीए से डबल होगा, क्योंकि नेवल एविएशन की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। क्योंकि टेडबीएफ को पहले लैंड बेस्ड टेस्ट के थ्रू इवेलुएट किया जाएगा, जिसमें उसकी फ्लाइट डायनेमिक्स, सिस्टम इंटीग्रेशन और वेपन कैपेबिलिटी को चेक किया जाएगा। जब ये टेस्ट अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तब करियर बेस्ड ऑपरेशन शुरू होगा। इस फेज में एयरक्राफ्ट की एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, जैसे कैटपल लॉन्च, अरेस्टर लैंडिंग और मरीन इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, ताकि कोरोजन, ह्यूमिडिटी और साल्ट स्प्रे का इम्पैक्ट पता चल सके। इंडिया के गाजियाबाद के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड प्लांट में एंटी स्टील्थ VHF रडार का ऑफिशियली लॉन्च किया गया। यह रडार इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और BEL के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है, और इसका सबसे बड़ा फीचर स्टील्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करना है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में स्टील्थ फाइटर जेट और लो ऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि ये नॉर्मल रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। लेकिन ये नया VHF रडार एडवांस स्टारिंग कैपेबिलिटी से लॉन्ग रेंज पर भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है। ये रडार स्टील्थ जेट के लो रडार क्रॉस सेक्शन को डिटेक्ट करने की ताकत रखता है, जो इसे इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए एक बड़ा असेट बनाता है। लॉन्च इवेंट के दौरान इस रडार का डेमो दिया जाएगा, जिसमें इसका स्टील्थ टारगेट को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी शोकेस किया जाएगा। LRDE के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह रडार हमारे आसमान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है और भारत की टेक्निकल कैपेबिलिटी का प्रूफ है। आगे चलकर यह रडार एरो इंडिया 2025 इवेंट में भी शोकेस किया जाएगा, जहां दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट और पॉलिसी मेकर इसे देखेंगे। यह भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ताकि अपनी इंडिजिनस रडार टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पर शोकेस कर सके। इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा और स्वदेशी निर्माण शक्ति का एक बड़ा एग्जाम्पल है। अलास्का के एलिसॉन एयरफोर्स बेस पर मंगलवार दोपहर को एक F-35 जेट क्रैश हो गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पायलट टाइम पर इजेक्ट करने में सफल रहा और अब स्टेबल कंडीशन में है। यह एक्सीडेंट 12:49 पर हुआ, जब F-35 लैंडिंग फेज में था, क्योंकि एयरक्राफ्ट में कोई मेल फंक्शन हो गया था। उसके बाद पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो दिखाता है कि एक KC-135R स्ट्रेटो टैंकर के पास F-35 का कंट्रोल बिगड़ गया। उसके लैंडिंग गियर्स ओपन थे और फिर भी वो रनवे से टकरा गया और एक आग का गोला बन गया। देखने में ये सीन काफी सीरियस लग रहा है, लेकिन किसी और को चोट नहीं आई। F-35 की शुरुआत के बाद से लगभग 31 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुकी है। मई 2024 में न्यू मैक्सिको में एक F-35 क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट को गंभीर चोटें आई थी, और सितंबर 2023 में साउथ कैरोलिना में एक मरीन कॉर्प्स F-35 क्रैश हुआ था। लेकिन जब पायलट ने इजेक्ट किया था, तो ये एयरक्राफ्ट 11 मिनट तक अपने आप उड़ता रहा था, क्योंकि उसमें ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम थे। F-35A अमेरिकी एयरफोर्स का लेटेस्ट 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है, जो लॉन्ग रेंज मिशन के लिए जाना जाता है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है, बूम सुपरसोनिक ने अपना XB-1 डेमोस्ट्रेटर एयरक्राफ्ट का पहला सुपरसोनिक फ्लाइट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जो मोजावे एयर एंड स्पेस पोर्ट कैलिफोर्निया में हुआ। XB-1 पहली बार साउंड बैरियर तोड़ने वाला इंडिपेंडेंटली डेवलप सुपरसोनिक जेट है। ये एयरक्राफ्ट मार्क 1.122 की स्पीड तक गया और 35,290 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। इसका मतलब है कि अब पैसेंजर सुपरसोनिक फ्लाइट का टेक्नोलॉजी पूरी तरह से रेडी है।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक जरूरी फैसला लिया है जिसमें इंडिजिनस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर वेपन सिस्टम का प्रोक्योरमेंट को लगभग 10,000 करोड़ का अप्रूवल दिया है। यह सिस्टम इंडिया के अपने डिजाइन और डेवलपमेंट है और इससे इंडियन आर्मी की रक्षा क्षमता को काफी मजबूती मिलेगी। इस अप्रूवल के बाद 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट 6,050 करोड़ का होगा जो सोलर ग्रुप को दिया जाएगा। ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो नागपुर में बेस्ड है और एमुनिशन बनाती है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 4,000 करोड़ का होगा जो एमुनिशन इंडिया लिमिटेड को दिया जाएगा जो एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इन दोनों कंपनियों को पिनाका रॉकेट सिस्टम के 2 अलग अलग टाइप्स का एमुनिशन बनाने का काम दिया जाएगा जिसमें एरिया डेनियल म्यूनिशन और पिनाका MK1 इनहेंस रेंज है। एरिया डेनियल म्यूनिशन का मतलब है एक ऐसा रॉकेट जो दुश्मन को एक स्पेसिफिक एरिया में घुसने से रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है जिससे उनका मूवमेंट कंट्रोल किया जा सके। पिनाका MK1 इनहेंस रेंज एक अपग्रेड वर्जन है जो पुराने पिनाका सिस्टम से ज्यादा रेंज और एक्यूरेसी ऑफर करता है जिससे ज्यादा दूरी तक दुश्मन को मारने की कैपेबिलिटी मिलती है। ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी के 10 पिनाका रेजिमेंट को सपोर्ट करेगा। पहले से ही 4 पिनाका रेजिमेंट्स इंडक्ट किए जा चुके हैं जिसमें कुछ नॉर्थर्न बॉर्डर पे चाइना के साथ डिप्लॉय किया गया है। 6 और रेजिमेंट ऑपरेशनलाइज होने वाले हैं जो आर्मी की फायर पावर को इनहेंस करेगा खास करके हाई एल्टीट्यूड एरिया में। पिनाका सिस्टम एक एडवांस मल्टी रोल रॉकेट सिस्टम है जो 45 किलोमीटर तक स्ट्राइक रेंज वाली हाई एक्सप्लोसिव एमुनिशन फायर कर सकता है। इसमें एरिया डेनियल म्यूनिशन 37 किलोमीटर तक टारगेट को सैचुरेट करता है। ये बॉम्बलेट्स को टारगेट जोन में गिराने के लिए डिजाइन किया गया है जो एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस को इंक्लूड करता है। डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली रुद्रम 4 मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू किया है जो एक एडवांस एयर टू सरफेस वेपन है। इस मिसाइल सिस्टम के मिशन प्रोफाइल के बारे में नई डिटेल सामने आए हैं। रुद्रम 4 की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होने की कंफर्मेशन है जिससे ये लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स कैटेगरी में आता है। ये मिसाइल रुद्रम 3 से हल्की होगी जिसका मतलब है कि इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और ये छोटे और प्रिसाइज टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। इस मिसाइल का डिजाइन ऐसा होगा कि ये लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन के रूप में काम करेगा। इसका मिशन प्रोफाइल थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये बिना बड़े वॉरहेड के टारगेट को एक्यूरेटली टारगेट कर सकेगा जैसे कमांड सेंटर, रडार इंस्टॉलेशन या कम्युनिकेशन हब। ये डिजाइन स्पेशली उन मिशन के लिए है जहां प्रिसीजन स्ट्राइक की जरूरत होती है। रुद्रम 2 की रेंज 330 किलोमीटर थी जबकि रुद्रम 3 की रेंज 550 किलोमीटर है जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। रुद्रम 3 को बड़े टारगेट्स को हिट करने के लिए बनाया गया है जैसे कि लार्ज इंस्टॉलेशन या हाई वैल्यू टारगेट। अब डीआरडीओ की प्लानिंग है कि इस मिसाइल को और ज्यादा इनहेंस किया जाए जिससे इंडिया की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा सके। रुद्रम 4 मिसाइल को इंट्रोड्यूस करना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो पहले से मौजूद रुद्रम मिसाइल वेरिएंट की कैपेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को और बढ़ाता है। यह मिसाइल हल्का होने की वजह से उन सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है जहां बड़े और भारी मिसाइल को डिप्लॉय करना मुश्किल होता है जैसे कि एनिमी डिफेंसेस के नजर में आए बिना अटैक करना या डिफिकल्ट टेरेन में स्ट्राइक करना। इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के कई अलग अलग फाइटर जेट और एरियल प्लेटफॉर्म में माउंट किया जा सकता है जिससे प्रिसीजन स्ट्राइक करने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।